Hello guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are safe and healthy. So today I'm going to start a series on standards on auditing and I'll try to cover each and every standard. This video is going to be relevant for CA Inter and CA Final students. तो guys सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें ऑडिट को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड पे आएंगे, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही हम इसके कंटेंट पाएंगे। तो ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ऑडिट को पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम वो सब्जेक्ट को उठा रहे होंगे और उनको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस सब्जेक्ट को हमारे सीए करिकुलम में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एक बिजनेस कैसे रन होता है, एक बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, क्योंकि हम ऑडिट को बिजनेस सेंस में ही समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑडिट केवल बिजनेस का ही होता है, ऑडिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है। सो फॉर ईज ऑफ हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे समझने के लिए मैं एक बिजनेस सेंस में आपको ऑडिट का मतलब समझाऊंगा। तो गाइस तीन लोग होते हैं एक बिजनेस के पीछे, तीन पार्टी होती है जो एक बिजनेस को रन करती है। एक होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है बट दे डोंट हैव स्किल्स टू यूज देयर मनी। उनको ये नहीं पता होता कि इस पैसे को कैसे यूज करूं और इस पैसे से कैसे प्रॉफिट कमाऊं। ये लोग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जहां वो सिक्योर रहे और इनको प्रॉपर रिटर्न मिले। दूसरा होता है एंटिटी। एंटिटी इन्वेस्टर से पैसा लेती है। एंटिटी इन्वेस्टर्स के पैसे को बिजनेस रन करने के लिए यूज करती है। एंटिटी इन्वेस्टर्स के पैसे से डिफरेंट रिसोर्सेज एक्वायर करती है और जो प्रॉफिट होता है और जो ड्यूरिंग द ईयर उनका ऑपरेशंस हुआ वो सब इन्वेस्टर्स को बताती है। तीसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, एंटिटी का एक कंपनी है। अब कंपनी ऑन पेपर रजिस्टर्ड होती है, एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी को काम करने के लिए कोई इंसान चाहिए होता है, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी के हाथ में नहीं होते, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो मैनेजमेंट होता है जो कंपनी के बिहाफ पे सारे काम करता है। वो मैनेजमेंट ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और कंपनी के बिहाफ पे सारे डिसीजन लेता है कि हमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, हमें किस बिजनेस में जाना चाहिए। तो तीन लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स, एंटिटी एंड मैनेजमेंट। तीनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस होता है और एंटिटी का एग्जिस्टेंस इन दोनों से अलग होता है, मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर्स से। अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो भी एंटिटी वही रहती है, इन्वेस्टर्स बदलते रहते हैं पर एंटिटी अपनी जगह पे बनी रहती है। तो अब समझते हैं कि हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़े इस चीज़ों में। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स एंटिटी को पैसा दे रहे हैं और मैनेजमेंट उस पैसे को यूज करके बिजनेस रन कर रहा है। अब मैनेजमेंट क्या चाहेगा, नॉर्मली मैनेजमेंट ये चाहेगा कि इन्वेस्टर्स उनसे फालतू क्वेश्चन ना करें कि उनका पैसा कैसे यूज में हो रहा है। इन्वेस्टर्स चुपचाप रहें, बस वो कंपनी को पैसा दे दें, एंटिटी को पैसा दे दें और मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग उससे बिजनेस रन करता रहे और रिटर्न उनको देता रहे प्रॉपरली। हो सकता है कि मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसको अपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा हो सकता है मैनेजमेंट जो प्रॉफिट बता रहा है इन्वेस्टर्स को कि हमने साल भर इतना काम किया, हमने इतना प्रॉफिट एंड अर्न किया, हमारा ईयर एंड पे इतना कैश बैलेंस है, वो गलत बता रहा हो सकता है ईयर एंड पे कंपनी के पास कैश ना हो, मैनेजमेंट ने सारा पैसा उड़ा दिया अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए या अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, और इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चले कि उनका पैसा कहाँ गया। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है या नहीं है। तो इसीलिए अब इन्वेस्टर्स क्या करना चाहेगा, इन्वेस्टर चाहेगा कि वो खुद जाकर मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उसको चेक करे, जो मैनेजमेंट ने ड्यूरिंग द ईयर क्या ऑपरेशंस किए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैलेंस शीट एंड P&L जो बनाया है उसको चेक करें। अब इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो इंडिविजुअली हर एक इन्वेस्टर्स जाएगा एंटिटी में, कंपनी में, और कंपनी की बैलेंस शीट एंड P&L को चेक करेगा कि क्या ये बैलेंस शीट और P&L जो बनाया है वो सही है या गलत है। अगर ऐसे ही हर एक इन्वेस्टर जाएगा तो कंपनी के बाद लाइन लग जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इतना टाइम होता नहीं है इन्वेस्टर्स के पास कि वो एंटिटी के बाद लाइन लगा के खड़ा हो और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करे कि क्या जो मैनेजमेंट सेल्स बता रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इतनी सेल्स की वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या मैनेजमेंट प्रॉफिट जो बता रहा है वो सच में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्या मैनेजमेंट जो कैश एंड बैंक बैलेंस बता रहा है ईयर एंड पे वो सच में है या नहीं। इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये चीज जाके चेक करे। साथ में इन्वेस्टर्स को इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि वो हर चीज को इतना डीपली चेक करे कि कुछ फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ, ये चीज पता करे। तो इस काम को करने के लिए इन्वेस्टर्स एक क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, जो हम लोग हैं।
इसे हम प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं एक ऑडिट टर्म में। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे मैनेजमेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए हैं और मैनेजमेंट जो ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर जो किए हैं वो बता रहा है। मैनेजमेंट जो ईयर एंड पे हमारा कैश बैलेंस, एसेट्स कितनी है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, जो बता रहा है वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे चेक करे। अब ये क्वालिफाइड पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे एंटिटी के जो भी ऑपरेशंस है और मैनेजमेंट ने जो बैलेंस शीट एंड पी&एल बनाया है एंटिटी का उसको चेक करेगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा और अपनी ओपिनियन देगा कि जो बैलेंस शीट एंड पी&एल मैनेजमेंट बता रहा है ये जो ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, कितना सेल्स हुआ है ईयर एंड पे, कितना कैश बैलेंस, कितना डेट है, कितना क्रेडिटर है, कितना हमारे पास एसेट्स है जो बता रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो इस काम को ही जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो कर रहा है सीए उसे हम बोलते हैं ऑडिट। तो इस तरह से ऑडिट सब्जेक्ट को सीए करिकुलम में लेना जरूरी था कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या प्रोसीजर लगाएंगे जब हम सीए बन जाएंगे, तो हमें क्या प्रोसीजर लगा के किस तरह से हमें एग्जामिनेशन करना है कंपनीज की किसी भी एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम समझते हैं अब एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया है उसको पीपीटी के जरिए समझते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल लिया है कि किस तरह से एक बिजनेस रन होता है। तो सबसे पहले बिजनेस रन होने के लिए एक होता है इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स ये लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है जो एंटिटी के अंदर पैसा उनको इन्वेस्ट करते हैं, पैसा देते हैं। एंटिटी उस पैसे से जो पर्सनल होते हैं अलग अलग, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ या और भी पर्सनल इंजीनियर्स होते हैं, इन सब लोगों को अपॉइंट करता है, रिसोर्सेज एक्वायर करता है, जो आपने 12th क्लास में बीओ में पढ़ा होगा, मेन मटेरियल एंड मशीन, रिसोर्स एक्वायर करता है, बिजनेस रन करता है इन सब रिसोर्सेज से, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको अर्न करके इन्वेस्टर्स में बांट देता है और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करता है कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, हमारा क्या क्या ऑपरेशंस था, यानी बैलेंस शीट एंड पी&एल बना के इन्वेस्टर्स को देता है अपनी पोजीशन बताने के लिए और अपना कितना प्रॉफिट एंड लॉस वो बताने के लिए। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो बैलेंस शीट एंड पी&एल जो इन्वेस्टर मैनेजमेंट बता रहा है इन्वेस्टर्स को, इसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना जरूरी था और उस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को ही हम ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मीनिंग था ऑडिट की। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट को एक ओवरऑल मीनिंग था कि हमने एक जनरल फॉर्म में समझाया ऑडिट का मीनिंग, लेकिन जो स्टैंडर्ड है आईसीएआई का वो ऑडिट को डिफाइन नहीं करता, वो डिफाइन करता है एश्योरेंस को। इसको समझते हैं कि क्या होता है। आईसीएआई डिफाइन करता है एश्योरेंस, एक डेफिनेशन है एश्योरेंस की। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एश्योर करना, किसी बात पे भरोसा दिलाना, किसी चीज का पे भरोसा दिलाना, रिलायंस दिलाना। इसका मतलब हम समझते हैं टेक्निकली कि मतलब क्या होता है एश्योरेंस का। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर हम ये जो मैंने चार्ट बना के दिया है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इसको हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब क्या होता है, पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में मैनेजमेंट है जो बैलेंस शीट एंड पी&एल बना के सीए को देता है, सीए उसको चेक करता है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर हमारा जो यहाँ पे है उसको हम ले लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा बैलेंस शीट पी&एल है उसको हम सब्जेक्ट मैटर मान लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर कर रहा है। अब रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट क्या करता है, बैलेंस शीट एंड पी&एल को प्रिपेयर करता है और इन्वेस्टर्स को दे देता है। ठीक है, तो इंटेंडेड यूजर्स यहाँ पे हम ले लेते हैं इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है वो हमारे इंटेंडेड यूजर्स हैं। तो मैनेजमेंट बैलेंस शीट एंड पी&एल प्रिपेयर करके इन्वेस्टर्स को दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टर को क्या डर है कि मैनेजमेंट ने, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो भी बैलेंस शीट एंड पी&एल प्रिपेयर किया है, जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया है, क्या उस पर हम भरोसा करें या नहीं करें। क्योंकि हो सकता है ना कि मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों को छुपा ले। हो सकता है मैनेजमेंट ने जो पी&एल बनाया है उसमें फॉरेन ट्रिप या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, लेकिन वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पी&एल में तभी आना चाहिए जब वो बिजनेस के लिए हो। अगर हो सकता है कि मैनेजमेंट ने, किसी भी डायरेक्टर ने अपनी वाइफ को या अपने रिलेटिव को या अपने पूरी फैमिली को कहीं फॉरेन ट्रिप पे ले गया, खूब इंजॉय करके आया और उसको पी&एल में डाल दिया एज अ ट्रेवल एक्सपेंसेस, तो ये तो क्या हो रहा है कि एक तरह से इन्वेस्टर्स के पैसे का मिसयूज हो रहा है। मैनेजमेंट अपने खुद के बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इन्वेस्टर्स के पैसे को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे इंटेंडेड यूजर जो है, जो मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स है, उनको ये डाउट आएगा कि जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया है मैनेजमेंट ने वो सही है या नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो सकता है उसमें कुछ
फ्रॉड वगैरह हो सकता है कि जो ये बता रहा है मैनेजमेंट इतना प्रॉफिट एंड लॉस है उतना नहीं हो। तो इस केस में इंटरनल यूजर ये चाहेगा कि जो सब्जेक्ट मैटर मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है उसका एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन करे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और इसी एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं हम? एश्योरेंस। हमने इसको पहले ऑडिट के सेंस में समझा था, ओवरऑल ऑडिट ही होता है, लेकिन आईसीएआई ने जो डिफाइन किया है वो एश्योरेंस को डिफाइन किया है कि जो ये एग्जामिनेशन होगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इसको हम बोलेंगे एश्योरेंस। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट वेयर अ प्रैक्टिशनर, जो हमारा सीए है, यहाँ पे हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस कंक्लूजन्स, यानी वो अपने कंक्लूजन्स या अपने ओपिनियन को प्रेजेंट कर रहा है, अपने कंक्लूजन्स को दे रहा है ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो सब्जेक्ट मैटर रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया था उसके ऊपर अपने कंक्लूजन दे रहा है, अपने ओपिनियन दे रहा है कि क्या सब्जेक्ट मैटर ठीक है या नहीं है, ये बता रहा है। अगेंस्ट ए गिवन क्राइटेरिया, इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, अगेंस्ट ए गिवन क्राइटेरिया, इस चीज को हम बाद में लेंगे। हाँ, तो अस engagement where a practitioner expresses conclusion on a subject matter, क्यों कर रहा है वो? अपनी ओपिनियन क्यों दे रहा है, अपने कंक्लूजन को एक्सप्रेस कर रहा है? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, जो भी इंटेंडेड यूजर्स है यानी जो इन्वेस्टर्स हैं जिससे कंपनी को पैसा मिल रहा है, या हो सकता है इंटेंडेड यूजर कोई और भी हो, अगर फॉर एग्जांपल बैंक भी हो सकता है इंटेंडेड यूजर हो, क्योंकि बैंक भी कंपनी को लोन देता है, एंटिटी को लोन देता है और एंटिटी उस पैसे को यूज करती है। तो बैंक भी यही चाहेगा कि उसका पैसा सेफ हो, सेफ हाथों में हो, ताकि उसको पैसा रिकवर भी हो सके, साथ में उसका जो इंटरेस्ट है बैंक जो लोन पे इंटरेस्ट लेता है वो भी उसको प्रॉपर्ली मिल सके। तो इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिशनर जब कंक्लूजन या कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। और यहाँ पे जो इंक्रीज कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो इंटेंडेड यूजर्स का। इंटेंडेड यूजर्स कौन होता है? अदर देन दोस रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया है वो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, एंड इंटेंडेड यूजर इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर जो अपना कंक्लूजन देगा, जो अपनी जो राय देगा, अपना जो ओपिनियन देगा, उससे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने वो प्रिपेयर किया है। यहाँ पर्पस क्या है? इंटेंडेड यूजर्स यानी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनका भरोसा बढ़ाना, उनका रिलायंस बढ़ाना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। सो इसे बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। और ऑडिट किसे बोलते हैं? ऑडिट का मतलब होता है जहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ एश्योरेंस हाई हो, उसे हम बोलते हैं ऑडिट। यहाँ पे ऑडिट को डिफाइन नहीं किया स्टैंडर्ड्स के अंदर, स्टैंडर्ड में एश्योरेंस को डिफाइन किया गया है कि जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर एक सब्जेक्ट मैटर पे अपने कंक्लूजन्स, अपनी ओपिनियन दे रहा है, सो एज टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। अब हमारे यहाँ पे एक और वर्ड बचा है कि ये गिवन क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ? गिवन क्राइटेरिया जो है इसका मतलब होता है कि जो भी अश्योरेंस होता है, जो भी इंगेजमेंट होता है, उसके वो किसी न किसी लॉ के तहत हो सकता है, या किसी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने डायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑडिट पढ़ा होगा कि टैक्स ऑडिट होता है अगर आपका एसएससी का टर्नओवर कोई स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। तो उस केस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो प्रैक्टिशनर है, उसको क्या देखना होगा? उसको ये चेक करना होगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना है एंड जो इनकम कंप्यूटेशन बना है एसएससी का, वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट हो, और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म 3CB 3CD के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया? इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉर्म 3CB एंड 3CD। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है वो डिफाइन कर सकता है कोई रिलेवेंट स्टेट्यूट या रिलेवेंट लॉ। अगर आप कंपनीज एक्ट के बारे में बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट में कारो दिया गया है, तो कारो में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो ऑडिटर को, जो प्रैक्टिशनर को चेक करना होता है। प्रैक्टिशनर उस पॉइंट्स के तहत ही अपनी एंगेजमेंट को पूरा करेगा, अपनी ऑडिट को पूरा करेगा। तो वहां पे क्राइटेरिया क्या हो गया? कारो, कारो के जो भी पॉइंट्स है सबको चेक करना। तो स्टेट्यूट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बना हो, साथ में एक क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको भी ध्यान में रख के प्रैक्टिशनर को अपनी ऑडिट करना होगा, अपनी एंगेजमेंट को कंप्लीट करना होगा। तो ये था हमारा एश्योरेंस का डेफिनेशन। एश्योरेंस का डेफिनेशन समझने के बाद अब हमें ये समझना होगा कि ऑडिट क्या होता है। ठीक है,
एश्योरेंस मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म में समझाया था कि ऑडिट क्या होता है, हाई लेवल एश्योरेंस। एश्योरेंस में जो प्रैक्टिशनर होता है, जिसे हम अब नॉर्मली सीए ही बोलते हैं, अब हम बार बार उसको प्रैक्टिशनर ही बोलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिशनर का मतलब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ही बोला गया है। हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो, जहां उनको कहीं कहीं ऑथराइज किया गया है ऑडिट करने के लिए, बट अभी हम सीए करिकुलम में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेंस में ही हम ऑडिट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंगेजमेंट कर रहा है, इंगेजमेंट मतलब जो काम कर रहा है उसको एश्योरेंस का जो अपने कंक्लूजन्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उस कंक्लूजन्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना होगा। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे चेक करना होगा कि क्या जो सेल्स बताया है वो प्रॉपर है, क्या जो परचेज बताया है वो प्रॉपर है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्रॉपर है, जो नेट प्रॉफिट बताया है वो प्रॉपर है, क्या एक्सपेंसेस जो पीएनएल में चार्ज होने थे वो पीएनएल में चार्ज हुए हैं, जो कैपिटलाइज होना था वो प्रॉपरली कैपिटलाइज हुआ है। ये सब चीज चेक करेगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एविडेंसेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेल्स को चेक करना चाहेगा तो उसको क्या एविडेंस चाहिए, उसको सेल्स बिल होना चाहिए, सेल्स बिल पे प्रॉपर नंबरिंग होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट शो होना चाहिए, साथ में उसके प्रॉपर रिटर्न जाना चाहिए। अगर कुछ सेल्स वो बुक कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसका जीएसटी रिटर्न गया नहीं गया, जो उसने परचेज बताया क्या वो जीएसटी या 2A जो हमारा जीएसटी फॉर्म होता है उसमें अपीयर हो रहा है नहीं हो रहा। जो हमारे क्रेडिटर हैं, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर शो होता है क्या वो सच में है या नहीं है, तो उसके अगेंस्ट उसको एविडेंस चाहिए चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर बताया है क्या वो उतने अमाउंट का सच में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगेगा, क्रेडिटर के पास एक नोट लिख के भेजेगा कि एज पर आवर मैनेजमेंट, एज पर दिस एंटिटीज मैनेजमेंट, आपका इतना बैलेंस अपीयर हो रहा है, आप भी हमें ये बता दो साइन करके अपना सर्टिफाई करके कि क्या आपका सच में इस कंपनी के प्रति, इस एंटिटी के लिए इतनी देनदारी है, क्या आपको सच में इतना पैसा देना है इस एंटिटी, इतना पैसा लेना है इस एंटिटी से। तो ये चीज कैसे कर रहा है वो काम, भी पूरा काम करने के लिए उसको एविडेंस चाहिए होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जब भी वो किसी भी चीज के ऊपर ओपिनियन देता है, क्योंकि बिना एविडेंस के वो कैसे ओपिनियन दे सकता है। तो इस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए उसको एविडेंस चाहिए होता है, और अगर वो एविडेंस गैदर करने के लिए एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगा रहा है और उसकी जो ओपिनियन है, उसका जो एश्योरेंस लेवल है वो हाई है, मतलब जो उसने एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाया और एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने की वजह से वो जो एश्योरेंस दे रहा है वो हाई एश्योरेंस दे रहा है, मतलब वो एक ज्यादा भरोसा दे रहा है, उसने ज्यादा काम किया तो ऑब्वियसली ज्यादा उसने चेकिंग किया तो उस पर रिलाई ज्यादा किया जाएगा। तो जहाँ पे एश्योरेंस लेवल हाई होता है उसे हम बोलते हैं ऑडिट। तो हमें ऑडिट का मतलब क्या समझाया है आईसीआई ने कि ऑडिट इज अ हाई लेवल एश्योरेंस, लेकिन ये एश्योरेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, 100% नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट की जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से कभी भी एश्योरेंस 100% नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, तो हमने समझ लिया नॉर्मली कि एश्योरेंस क्या होता है। एश्योरेंस ये होता है कि वेयर प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस ओपिनियन on a subject matter so as to increase the confidence of intended users। उसके बाद अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिशनर क्या क्या काम करता है। ठीक है, ऊपर हमने समझा था एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब जो प्रैक्टिशनर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो दो तरह के काम करता है, एक तो होता है एश्योरेंस सर्विसेज देता है और दूसरा होता है रिलेटेड सर्विसेज देता है। एश्योरेंस का मतलब अभी हमने समझा जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हो, जहाँ पे कंक्लूजन दिए जाए, उसे हम बोलते हैं एश्योरेंस सर्विसेज। जहाँ पे भरोसा दिया जाए किसी बात के ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है या आपने जो हमें स्टेटमेंट चेक करने के लिए दिया हम उसको चेक किए और ये ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, तो यहाँ पे एक एश्योरेंस होता है, यहाँ पे एक ओपिनियन होता है, तो उसे बोलते हैं एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज भी दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी होती है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हिस्टोरिकल नाम से पता चल रहा है जो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब से कंपनी बनी है, जब से एंटिटी बनी है, तब से उसने जो भी बिजनेस किया है, जो भी एसेट एक्वायर किए, तब से उसकी जो जो भी एक्वायर किए उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटिटी के पास्ट को, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा होता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है प्रोस्पेक्टिव, हो सकता है कोई मैनेजमेंट है वो, उसने बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया लेकिन वो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर से बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए होगा, उस पैसे को जाने के लिए उसने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा
कि हमारा इन फ्यूचर 1 साल बाद हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसकी इतनी सेल्स होगी, इतना प्रॉफिट होगा और आने वाले 4-5 साल तक हम इतना इतना प्रॉफिट कमाएंगे। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे वो लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टर से पैसा लेगा। तो यहाँ पे सेकंड केस में वो पास्ट को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो इसे बोलेंगे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आई थिंक ये आपका क्लियर है। तो एश्योरेंस सर्विसेज अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उस केस में क्या होगा, अगर एश्योरेंस हाई होगा बट नॉट एब्सोल्यूट। मैंने आपको भी बताया कि एश्योरेंस एब्सोल्यूट कभी नहीं होता, 100% नहीं होता, हाई हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है। एश्योरेंस लेवल अगर हाई होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑडिट, अगर एश्योरेंस लेवल मॉडरेट होगा तो उसे हम बोलेंगे रिव्यू। मॉडरेट कब होगा, जब ऑडिटर ने, जब सीए ने ऑडिट प्रोसीजर को कम यूज किया है, वो ओनली ऊपर ऊपर से चेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्कूल के क्लास टीचर के बारे में बात करते हैं, तो क्लास टीचर क्या होता है, आपकी कॉपी को पूरा अच्छे से चेक करता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो ओनली रिव्यू करता है कि हाँ, कि टीचर ने प्रॉपर्ली चेक किया नहीं किया आपकी कॉपी को, उसके बाद वो सील लगा देता है। नॉर्मल स्कूल में ऐसा ही होता है। तो जो टीचर ने जो काम किया, टीचर जो हर एक चीज चेक करता है कि फुल स्टॉप यूज किया नहीं किया, स्पेलिंग ठीक या नहीं है आपके टेस्ट में या आपकी कॉपी में, तो वो उसे बोलेंगे हम ऑडिट। और जो प्रिंसिपल जो काम कर रहा है, जो जस्ट रिव्यू कर रहा है कि टीचर ने सारे क्वेश्चन को देखा नहीं देखा, ऊपर ऊपर से चेक किया, उसे बोलेंगे हम रिव्यू। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एश्योरेंस है, और एश्योरेंस हाई है तो उसे बोलेंगे ऑडिट, मॉडरेट है तो उसे बोलेंगे रिव्यू। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चूंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने 2021 के लिए प्लान किया होगा कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई 2019 में कोई ये बता रहा है कि हम सर 2020 में और 2021 में इतना इतना प्रॉफिट कमा के दे देंगे आपको, ऐसा एस्टिमेट किया होगा किसी ने, तो उसका तो वाट लग गई होगी, क्योंकि 2020 और 21 तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में पूरा चला गया, कोई भी नया बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हो पाया होगा, वेल सेटल नहीं हो पाया होगा, तो सारे एस्टिमेट्स चेंज हो गए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए यहाँ भी मॉडरेट एश्योरेंस दे पाते हैं, ना कि हाई। मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस, तो इसको बोलते हैं एश्योरेंस, ओनली एश्योरेंस। और इसके रिलेवेंट मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दिया है कि यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेबल है। ऑडिट के केस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होता है, ठीक है। रिव्यू के केस में स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है, और एश्योरेंस के केस में स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट दिया गया है। दूसरा होता है रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पे कोई एश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे कोई राय नहीं दी जाती, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं की जाती, एग्जामिनेशन नहीं किया जाता बुक्स का, यहाँ पे केवल जो काम दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटिटी है, कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने बोला कि इस एंटिटी ने, मतलब मैनेजमेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट ने बोला कि सर हमारी एंटिटी ने, हमारी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर इतना काम किया है, हमारे पास सेल्स बिल एंड परचेज बिल पड़ा है, कुछ एक्सपेंसेस के बिल पड़े हैं, सर आप इसकी अकाउंटिंग करके हमें दे दो। कोई आपको चेक नहीं करना कि सही है गलत है, वो आपका काम नहीं सर, उसकी ऑडिट हम सेपरेटली करा देंगे, अब बस इसको कंपाइल कर दो, हमारी बुक्स अकाउंट बना के दे दो। तो इसे बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता, और इस केस में स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज जो है SRS, वो एप्लीकेबल होता है। उसकी सीरीज दी गई है 4000 to 4699। आपके लिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव आपके लिए इतना ही रिलेवेंट है, जो आपका ऑडिट है ऐसे 100 to 999, उसमें भी 100 नहीं है, 200 है, 300 है, ऐसे सीरीज है जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। बाकी ये दो जो चीजें थी, ये सब चीजें ये पहले से फाइनल में था, अभी सबको सिलेबस से हटा दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक एंटिटी का, बुक्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, सो एज टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है, बैंक हो सकता है जो एंटिटी को लोन दिया है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड्स में ऑडिट को डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए हम आते हैं यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स जो है वो एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? An engagement where practitioner expresses conclusion on a subject matter against a given criteria so as to increase the confidence of intended users. और intended users कौन है? Other than management, other than those responsible to prepare the subject matter. जो subject matter prepare कर रहा है, obviously उसने तो खुद ने prepare किया है, उसको तो अपने आप पे भरोसा आना चाहिए कि हमने सही किया, ठीक है। इसलिए हम किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, किसका भरोसा बढ़ा रहे हैं? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, जो उस सब्जेक्ट मैटर को यूज करेंगे डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर्स हो सकता है, कोई क्रेडिटर हो सकता है जो आपको क्रेडिट पे कुछ गुड्स आपको दे रहा है, तो उसको भी चाहिए कि मेरा पैसा मुझे रिकवर हो बाद में।
बैंक हो सकता है जो लोन दे रहा है, तो उन लोगों का भरोसा बढ़ रहा है इससे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रैक्टिशनर दो तरह के काम करता है, एक तो होता है एश्योरेंस से रिलेटेड, दूसरा होता है जहां एश्योरेंस नहीं होता, जिसको बोलते हैं हम रिलेटेड सर्विसेज। जो एश्योरेंस होता है वो दो तरह से हो सकता है, रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और वहाँ पे एश्योरेंस लेवल हाई है तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट, अगर मॉडरेट है उसे बोलते हैं रिव्यू। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चूंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोजेक्शंस इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे एश्योरेंस मॉडरेट होता है। रिलेटेड सर्विसेज में कोई एश्योरेंस नहीं होता, इसलिए वहाँ पे एसआरएस एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हमारा था बेसिक फ्रेमवर्क, इस स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाया गया है। ठीक है, अब हमारा जो मेन पर्पस है, जो मेन टारगेट है, वो है ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कवर करना 100 टू 999 जो ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसका भी एक फ्लो है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी पढ़ने स्टार्ट कर दो। इसका एक फ्लो है जो आईसीआई ने मतलब ऑफिशियली नहीं दिया गया, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एक फ्लो समझ में आएगा। जो ऐसे 200 सीरीज है, वो अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑडिटर का स्कोप क्या होगा और उसको प्रिलिमिनरी क्या क्या एक्टिविटीज करना होता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करता है। ऐसे 300 सीरीज है वो ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेट करता है कि ऑडिट को कैसे प्लान करना होता है, ऑडिट को प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ऐसे 500 एंड 600 सीरीज है जो ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस को गैदर करने से रिलेट करती है कि ऑडिट को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से हम एविडेंस लेंगे, किस तरह से हम सैंपल लेंगे, किस तरह से हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगेंगे, किस तरह से हम रिलेटेड पार्टी वगैरह जो भी है उन सब से डील करेंगे कि किस तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को चेक किया जाए, किस तरह से हम एक्सपर्ट को यूज करें अपने काम के लिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई एंटिटी जैसे कि ऑयल एंटिटी है, ऑयल एंड गैस, अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ऑयल एंड गैस का, उसको चेक करने के लिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं जाएगा प्लेटफॉर्म पे चेक करने की कितना ऑयल रिजर्व बचा है, उसके लिए टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि एक्चुरियल वैल्यूएशन होता है, वहाँ पे एक्चुरी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं होती। चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना एक स्कोप है, अपना सेट ऑफ नॉलेज होता है, हो सक उसको नॉलेज हर चीज की होती है ओवरऑल, लेकिन बहुत चीजों में एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है। उस काम के लिए हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीजें स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। उसके बाद आता है एस 700 जो ऑडिट रिपोर्ट एंड कंक्लूजन से रिलेट करता है। ठीक है। अब गाइस ऐसा है कि जो हमें स्टैंडर्ड दिए गए ना, ये SRS SRE स्टैंडर्ड्स, इन सब के साथ एक और चीज है जो हमें ध्यान रखना होता है, उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC। SQC क्या है? कुछ क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। ये क्या करता है, आप ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। अब होता है कोई भी काम करने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल होते हैं जो हमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी जो टीम होती है, अगर सपोज फॉर हम एश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, ऑडिट के लिए जा रहे हैं, तो हमारी एक टीम होती है जो ये पूरा काम देखेगी ऑडिट का। तो ऑडिट तो हमारी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, प्रॉपर उनके पास नॉलेज रिसोर्स होना चाहिए, तभी वो ऑडिट एग्जीक्यूट कर पाएंगी, तभी वो रिव्यू कर पाएंगी, तभी वो रिलेटेड सर्विसेज दे पाएंगी। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन सभी चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है, उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी में क्या क्या आ सकता है, लीडरशिप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम है जो रिलेटेड सर्विसेज के लिए जा रही है या एश्योरेंस के लिए जा रही है, तो वहां पे टीम में एक लीडर होना चाहिए जो पूरी टीम को लीड करेगा। वहाँ पे नॉलेज के प्रॉपर रिसोर्स होने चाहिए, सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, सभी लोगों के बीच काम का प्रॉपर बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को ज्यादा काम, दूसरे को कम काम, और हर इंसान को काम उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब बिल्कुल जनरल सेंस में जो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएंगे। ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर इट इज ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट को पढ़ना, ऑडिट को समझना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा फ्लो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले सब पढ़ा कि ऑडिट क्या होता है इन जनरल सेंस। उसके बाद हमने ये समझा कि आईसीआई ने एश्योरेंस को डिफाइन किया गया है, ना कि ऑडिट को। उसके बाद हमने एश्योरेंस की डेफिनेशन समझा। उसके बाद एश्योरेंस कितने टाइप का होता है, हिस्टोरिकल, फाइनेंशियल, अदर देन हिस्टोरिकल। देन अगर एश्योरेंस लेवल हाई है तो ऑडिट है, मॉडरेट है तो रिव्यू है। ये चीज हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि हमारे सिलेबस में एस ऑडिट के ऊपर जो स्टैंडर्ड है वही एप्लीकेबल है, और उसका फ्लो को हमने समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड आई विल ट्राई टू कवर नाउ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 ऐसे 200
जो कि हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओवरऑल उसके स्कोप है, उसको डिफाइन करता है।